नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आज 10 मार्च को आपका एसएससी सीएचएसएल का सभी शिफ्टों का एग्जाम समाप्त हो चुका है। तो सभी शिफ्टों में पूछे गए 100 जीके जिसके प्रश्न से अधिकतम मिल प्रश्न मिल गए, तो उनसे प्रश्न को देखेंगे विद एक्स्ट्रा फैक्ट कैसा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप लोग जाकर वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। ठीक है, तो आज का जो हमारा पहला प्रश्न है यह कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आपका सही उत्तर 10वीं अनुसूची हो जाएगा। ठीक है, दल बदल जो कानून का प्रावधान है आपके भारतीय संविधान के 10वीं अनुसूची में है। इसके अलावा भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद और राज्य विधायिका के सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून दिया गया है। ये आपका 30 जनवरी 1985 को लोकसभा द्वारा पारित हुआ था, 31 जनवरी 1985 को राज्यसभा द्वारा पारित हुआ था और 15 जनवरी 1985 को राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित किया गया था। भारतीय संविधान के 52वें संशोधन के जरिए भारतीय संविधान में आपकी 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की बात करेंगे, जिससे कि आपका हर दिन एक प्रश्न बन रहा है, वो आपका संघ और राज्यों के बीच संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची की शक्तियों का विभाजन से संबंधित है। ठीक है, जिसको हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने वाले हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान का जो 8वीं अनुसूची है वो भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं से संबंधित है। वर्तमान में भी आपके 22 भाषा हैं, लेकिन मूल संविधान में आपके 14 भाषा थे 8वीं अनुसूची में। इसके अलावा भारतीय संविधान का जो 9वीं अनुसूची है वो आपका भूमि सुधारों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है, जो कि आपका कल ये क्वेश्चन शायद आपका पूछा भी गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है। जबलपुर की बात करेंगे तो जबलपुर आपका नर्मदा रिवर के किनारे स्थित है। ये मध्य भारत की एक नदी होने के साथ साथ भारतीय उपमहाद्वीप की 5वीं सबसे लंबी नदी है। कौन? तो नर्मदा नदी। इसके साथ ही इससे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है नर्मदा नदी को। गोदावरी और कृष्णा नदी के बाद भारत के अंदर बहने वाली यह तीसरी सबसे बड़ी नदी है, जिसे रेवा के नाम से भी जाना जाता है। और जबलपुर की बात करेंगे तो जबलपुर भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रसिद्ध शहर है, सिटी है। इसे मध्य प्रदेश की न्यायिक राजधानी के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, इसे मध्य प्रदेश का संस्कार धानी भी कहा जाता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर नर्मदा नदी हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था 2022 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो 2022 की बात करेंगे दोस्तों, तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री बने हैं शहबाज शरीफ जी बने हैं। तो आपके राइट आंसर शहबाज शरीफ हो जाएंगे। इससे पूर्व जो प्रधानमंत्री थे इमरान खान थे, उनको हटाकर आपके प्रधानमंत्री बन चुके हैं शहबाज शरीफ। इसके अलावा पाकिस्तान के राष्ट्रपति की बात करेंगे वर्तमान में, तो ये दोस्तों आपका मनमोहन हुसैन है, जो कि आपका पाकिस्तानी कपड़ा व्यापारी हैं और राजनेता है, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी हैं। भारत के परिदृश्य में बात करेंगे तो भारत के जो आपके प्रधानमंत्री हैं वो आपके नरेंद्र मोदी जी हैं। इसके अलावा बात करेंगे आपके राष्ट्रपति की, तो ये दोस्तों आपके हाल ही में बने हैं द्रौपदी मुर्मू जी, आपके भारत के 15वें राष्ट्रपति। ठीक है, इसके अलावा उपराष्ट्रपति की बात करेंगे भारत के परिदृश्य में, तो उपराष्ट्रपति आपके जगदीप धनखड़ बने हैं, जो कि आपके 14वें नंबर के हैं। इसके अलावा वित्त मंत्री की बात करेंगे तो निर्मला सीतारमण जी आपके वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। रक्षा मंत्री की बात करेंगे तो राजनाथ सिंह है। गृह मंत्री की बात करेंगे तो आपके अमित शाह जी हैं। इसके अलावा अमित शाह जी के पास सहकारिता मंत्रालय भी आपके अमित शाह जी के पास ही है। खेल मंत्री की बात करेंगे तो कि आपके अनुराग ठाकुर शायद आपके खेल मंत्री हैं। इसको एक बार डिस्कस कर लीजिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम की बात की जाएगी दोस्तों, तो मोहिनीअट्टम या मोहिनीअट्टम दक्षिण पश्चिम भारत के केरल राज्य का एक अर्ध शास्त्रीय नृत्य है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल हो जाएगा। इसकी जो उत्पत्ति आपकी मानी जाती है वो आपका 16वीं शताब्दी में मानी जाती है। इसके अलावा मोहिनी के रूप में विष्णु के पुनर्जन्म में महिलाओं के द्वारा हिंदू भगवान के द्वारा यादों में यह नृत्य है जो कि किया जाता है। इसके अलावा बात करेंगे तो डॉक्टर सुनंदा नायर मोहिनीअट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला बन गई है। जो दोस्तों आपका यह प्रश्न पूछा जाता है कौन से विश्वविद्यालय से, तो उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से मोहिनीअट्टम में आंतरिक गीतात्मक नारीवादी में PhD थीसिस है जो कि पूरा किया है। ठीक है, इसके अलावा बात करेंगे दोस्तों आपके वर्तमान में भारत में आपके 8 शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से है, तो आपका तो पहला मोहिनीअट्टम है,
जो कि दोस्तों आपका केरल का है। इसके अलावा केरल का एक और आपका शास्त्रीय नृत्य है, वो आपका कथकली है। इसके साथ ही साथ आपका भरतनाट्यम है, जो कि आपका तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी ये आपका आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा उड़ीसी की बात करेंगे तो ये आपका उड़ीसा का है। मणिपुर की बात करेंगे तो ये आपका मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा कथक का है, जो कि आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। और सतरिया है, जो कि आपका असम का शास्त्रीय नृत्य है। कथक से भी रिलेटेड दोस्तों आज की शिफ्ट में आपका प्रश्न बना था, जो कथक है वो आपका कौन से भारत का शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर भारत, पूर्व भारत, पश्चिम भारत या दक्षिण भारत। तो कथक की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है, जो मुख्य तौर पे आपके उत्तर प्रदेश, राजस्थान में आपका किया जाता है। ठीक है, तो आपका कथक से भी ये प्रश्न बना था। बात करें दोस्तों शास्त्रीय नृत्य में, शास्त्रीय नृत्य किस नृत्य को आपको दर्जा दिया जाता है, तो शास्त्रीय नृत्य उस नृत्य को दर्जा दिया जाता है जो कि दोस्तों आपका लुप्त प्राय होने वाला होता है। जो डांस आपका लुप्त होने वाला रहता है उसी को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा है जो कि दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों भारत के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में आपके जो आपका छऊ जो नृत्य है उसको भी शास्त्रीय नृत्य का है, जो कि दर्जा दे दिया गया है। ठीक है, तो ये भी दोस्तों आप याद रखिएगा। छऊ की बात करेंगे तो यह इसको पूर्वी भारत के श्रेणी में अभी रखा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन लेके पूछा गया था, निम्न में से कौन समवर्ती सूची का विषय नहीं है। अभी हम लोग ने ऊपर डिस्कस किया था कि भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में आपके संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान है। राष्ट्र सूची का विषय में जो कानून दिए गए हैं उन पर आपके राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। इसके अलावा संघ सूची के विषय का कानून आपके केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। वहीं पर बात करें समवर्ती सूची का, तो समवर्ती सूची में दोस्तों आपका जो कानून है वो राज्य सरकार भी बना सकता है और केंद्र सरकार भी बना सकता है। ठीक है, और समवर्ती सूची की बात करेंगे तो ज्ञात रहे कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत 5 विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में आपको शामिल किया गया था। वो कौन कौन से विषय थे, तो ये थे आपका शिक्षा थे, वन था, नाप तोल था, वन जीवों एवं पक्षियों का संरक्षण और न्याय का प्रशासन। ये जो 5 विषय थे आपके राष्ट्र सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। समवर्ती सूची की बात करेंगे उसके अंतर्गत कुल 52 विषयों को सम्मिलित किया गया है, जैसे शिक्षा, दीवानी, फौजदारी मुकदमे, श्रम कल्याण, कारखाने, समाचार पत्र, वन, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, प्रदूषण नियंत्रण, परिवार नियोजन, वाट माप इत्यादि। इसके अलावा भी और कुछ विषय हैं, जैसे कि आर्थिक योजना या नियोजन, योजना आयोग। इसके अलावा आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण, परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, विद्युत। इसके अलावा दंड प्रक्रिया, विवाह विच्छेद, सामाजिक नियोजन, गोद लेना, ये सब विषय दोस्तों आपके समवर्ती सूची का ही है। तो इनमें से कोई आपका एक ऑप्शन आपको राष्ट्र सूची या केंद्र सूची का दिया गया होगा तो वो आपका छांट लीजिएगा, और जिन लोगों को याद होगा कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, URL का संपूर्ण रूप या पूर्ण रूप क्या होगा, तो इसका राइट उत्तर दोस्तों आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। URL का पूर्ण रूप यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। इंटरनेट पर लिंक एड्रेस URL होता है। URL को 1994 में टीम बनसली के द्वारा इंटरनेट इंजीनियरिंग प्रकाश समूह के द्वारा पेश किया गया था। URL एक एड्रेस या अक्षरों की एक स्ट्रिंग है जिसका उपयोग इंटरनेट डेटा को ब्राउज करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा URL का एक यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर का रूप है। URL में जानकारी शामिल होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, IPL 15वें सीजन में निम्नलिखित में से कौन सा टीम है जो कि क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। तो आपको मालूम होगा IPL का जो 15वां सीजन है वो आपका कब हुआ था, 2022 में हुआ था। ठीक है, कुल कितनी टीमों ने भाग लिया था, तो कुल 10 टीमों ने आपका भाग लिया था। ठीक है, 10 टीमों में आपके जो क्वालिफाई किए थे, 4 टीम आपके क्वालिफाई किए थे। वो टीम आपका है गुजरात टाइटन्स है, राजस्थान रॉयल्स है, लखनऊ सुपर जायंट्स है और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर है। तो इनमें से 3 ऑप्शन आपका इसमें से दिया गया होगा और एक ऑप्शन ऐसा दिया गया होगा जो टीम आपका क्वालिफाई नहीं कर पाई होगी। जैसे में हम अनुमान लगा सकते हैं तो मुंबई इंडियंस का नाम होगा, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का नाम होगा, चेन्नई सुपर किंग का नाम होगा, इसके अलावा किंग्स 11 पंजाब का नाम होगा, सनराइजर्स हैदराबाद का नाम होगा। तो इनमें से कोई एक नाम आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा 15वें सीजन की बात करेंगे तो इसके विजेता कौन बना था, तो गुजरात टाइटंस इसके विजेता बने थे जिसके कप्तान हार्दिक पांड्या हैं। इसके अलावा उप विजेता की बात करेंगे तो उप विजेता आपका राजस्थान रॉयल्स बना था जिसके कप्तान संजू सैमसन है। इसके अलावा
लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करेंगे तो ये टीम भी आपका क्वालिफाई की थी। ये लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान आपके के राहुल थे और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के कप्तान कौन थे, तो फाफ डू प्लेसिस, ठीक है। इसके अलावा जो गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स है, ये आपका 15वें सीजन में दो नए टीम थे। पहले आपके 8 टीमों का ये IPL होता था, लेकिन IPL 15वां जो 2022 में आपका हुआ था, वो दोस्तों आपका कुल 10 टीमों का खेल बन गया था, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका IPL 15वें सीजन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट थे। अगला क्वेश्चन है कि पूछा गया था फीफा बास्केटबॉल विश्व कप का खिताब किस देश ने जीता है, अमेरिका, जापान, चीन या भारत। तो अब हाल ही में जो आपका FIBA का बास्केटबॉल का जो विश्व कप हुआ है वो आपका महिलाओं का हुआ है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपका महिलाओं का ही पूछा गया होगा। तो इसका जो विजेता है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है। सिडनी सुपरडोम ऑस्ट्रेलिया में अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ FIBA महिला बास्केटबॉल विश्व कप जीतने के लिए चीन को 83-61 से हराया था, ठीक है। तो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और उप विजेता की बात करेंगे तो चीन था। अमेरिका ने लगातार चौथा और कुल 11वां खिताब आपका जीता है। पेरिस 2024 ओलंपिक में खेल में भी एक स्थान है जो कि पक्का कर लिया है। ये दोस्तों आपका महिलाओं का पूछा गया होगा, तो ये आपका अमेरिका हो जाएगा। इसके अलावा पुरुषों का हुआ था आपका 2019 में, जिसके विजेता था आपका स्पेन, ठीक है। तो बताइएगा आपका क्या क्वेश्चन है जो कि पूछा गया था। एक क्वेश्चन लेके पूछा गया था खेलो इंडिया यूथ गेम्स में हरियाणा ने कितने पदक जीते हैं। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करेंगे दोस्तों, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण है आपके मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था। कल भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के कितने शहर में आयोजित हुए थे, तो उसका राइट आंसर 8 था। तो 5वां संस्करण आपके मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था। पदक तालिका में महाराष्ट्र जो कि शीर्ष पर रहा था। मध्य प्रदेश के द्वारा आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स, जिसे कि KIYG 2022 के नाम से जाना जाता है, 5वां संस्करण 30 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक आयोजित है जो कि किया गया था। अब बात करें हरियाणा ने कितने पदक जीता था, तो हरियाणा ने कुल आप यहाँ पर देख सकते हैं 128 पदक है जो कि हरियाणा के द्वारा जीता गया था। तो 128 इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पर बात करें 41 स्वर्ण, 32 रजत और 55 कांस्य पदक हरियाणा के द्वारा जीता गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करेंगे जो कि आपके टॉप पर रहा था। तो महाराष्ट्र ने कुल दोस्तों आपका 161 पदक महाराष्ट्र जीता है। इसके अलावा हरियाणा सेकंड पर रहा था, 128 जीता है। इसके अलावा दोस्तों बात करेंगे आपका मध्य प्रदेश का, तो मध्य प्रदेश जो कि आपका आयोजन करने वाला था वो आपका 96 जीता है। इसके अलावा राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान दोस्तों आपका कितना पदक जीता है, तो आपका 48 पदक राजस्थान जीता है। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली की बात करेंगे तो दिल्ली ने 64 पदक आप अपने नाम है जो कि किया था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया था, ठीक है। तो सभी फैक्ट्सों को आप याद रख लीजिएगा। इसके अलावा इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। कल का PDF है जो कि डाल दिया गया है। आप लोग से बस एक निवेदन आता है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो लोग नए हैं उसको सब्सक्राइब कर लेना है, और जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था मोमबत्ती बुझने के बाद उसकी जो लौ होती है वो किस रंग की हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों यदि आप मोमबत्ती की लौ को करीब से देखिएगा तो लौ के एक आधार पर आपका एक नीला क्षेत्र दिखाई देगा, उसके ऊपर एक छोटा गहरा नारंगी भूरा भाग है और उसके ऊपर बड़ा पीला क्षेत्र है जिसे मोमबत्ती की लपेटों से जोड़ते हैं। तो इसका जो आंसर है आपका थोड़ा सा डाउटेबल है, नीला होगा या काला होगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसको एक बार बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था पांड्यों की राजधानी कौन सी है। तो पांड्यों की राजधानी दोस्तों आपका मदुरै हो जाएगा। मदुरै पांडवंश की राजधानी है, ठीक है। पांड्यों की राजधानी कल भी आपका पल्लव का पूछा गया था, जिसका राइट आंसर कांचीपुरम था। तो कल ही के जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं हमने PTM में शामिल कर दिया था सभी राजवंशों की राजधानियां, तो उसमें आपका पांड्यों को भी शामिल किया गया था। आप लोग जाकर वहाँ से चेकआउट भी कर सकते हैं। बात करेंगे पांड्यों के, तो भारत के सुदूर दक्षिण में पांड्य साम्राज्य का एक तमिल साम्राज्य था। 14वीं शताब्दी के मध्य तक पांड्यन राजवंश की राजधानी मदुरै थी और कोरकाई पांडे की राजधानी बंदरगाह भी था। 16वीं शताब्दी के अंत तक तीसरी राजधानी आपका तेनकाशी बन गया था। इसके अलावा कडुगोन की बात करेंगे तो कडुगोन के तहत पांड्य 6ठी शताब्दी के अंतर्गत पुनर्जीवित हो गए थे, जिससे दक्षिण भारत में काल भैरव को विस्थापित करने में मदद मिला था, ठीक है। एक क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट कह रहे थे पूछा गया था नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा पूछा गया था या नहीं। तो नीति आयोग की बात करेंगे तो इसके जो अध्यक्ष होते हैं नरेंद्र मोदी, भारत के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही अध्यक्ष होते हैं। इसके अलावा नीति आयोग की फुल फॉर्म बात करेंगे तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया भारत सरकार का एक प्रबुद्ध मंडल है, जिसका जो गठन है आपका 1 जनवरी 2015 को किया गया था योजना आयोग के स्थान पर। इसका जो मुख्यालय है आपका नई दिल्ली में पड़ता है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने नीति आयोग के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया है वो आपका BBR सुब्रमण्यम को नियुक्त किया है, ठीक है। तो आपके
पहले परमेश्वरन अय्यर थे, अब आपके BVR सुब्रमण्यम बन गए हैं। इसके अलावा नीति आयोग में एक उपाध्यक्ष भी होते हैं जो कि आपके वर्तमान में सुमन बेरी हैं। ठीक है, तो नीति आयोग से आपका इतना ही प्रश्न है जो कि हर बार बनता है और हर बार बनेगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था PFI, ठीक है, PFI यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को कितने सालों तक बैन किया गया है। तो PFI की बात करेंगे दोस्तों, तो PFI का तो फुल फॉर्म हमने आपको बता दिया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। यह आपका भारत का एक इस्लामिक गठबंधन था। इसके अलावा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक भारतीय मुस्लिम राजनीतिक संगठन था जो मुस्लिम अल्पसंख्यकों राजनीति की एक चरमपंथी और विशेष शैली में संलग्न था, हिंदुत्व समूह से लड़ने के लिए गठित। इससे भारतीय गृह मंत्रालय के द्वारा गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UPA के तहत 28 सितंबर 2022 को 5 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 साल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पीपुल फ्रंट ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो यह आपका 22 नवंबर 2006 को 3 मुस्लिम संगठनों से मिलकर बना था। इनमें आपका केरल का नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट था, कर्नाटक का फोरम ऑफ डिग्निटी और तमिलनाडु का मनिता नीति पसरई साथ आए थे। PFI खुद को एक गैर लाभकारी संगठन है जो कि बताता था, लेकिन अब इसे 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है 28 सितंबर 2022 को। ठीक है, 57 की क्रांति में मेरठ से किसने इसका प्रतिनिधित्व किया था। जो 1857 की आपकी क्रांति हुई थी, इसका मेरठ से प्रतिनिधित्व किसने किया था। तो जो मेरठ विद्रोह आपका ये 9 मई 1857 को होता था। 1857 के विद्रोह की शुरुआत को चिन्हित किया था, इसका नेतृत्व जो है आपका कदम सिंह के द्वारा किया गया था। तो कदम सिंह यहाँ पर राइट आंसर था। मेरठ में भारतीय सिपाहियों ने अपने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी और जेल तोड़ दी और 10 मई को उन्होंने दिल्ली मार्च आपका किया हुआ था। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें यहाँ पर कदम सिंह जी ने मेरठ से इसका नेतृत्व किया हुआ था। तो कदम सिंह यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति आयोग की शुरुआत कब की गई थी। तो नीति आयोग यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के आपके स्थान पर लाया गया था। इससे पहले नीति आयोग की जगह पर आपका योजना आयोग हुआ करता था जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता था, जो कि 1950 में शुरू किया गया था। और पहले जो उसके अध्यक्ष थे वो जवाहरलाल नेहरू थे और उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे। उसी के स्थान पर आपका 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का यहाँ पर गठन किया गया है जो कि योजना आयोग की जगह पर ही आया है। इसके भी जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के वर्तमान यानी कि प्रधानमंत्री होते हैं। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी इसके यहाँ पर वर्तमान में अध्यक्ष हैं। इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया है। तो नीति आयोग का यहाँ पर शुरुआत यानी कि गठन पूछा गया था कब हुआ था, तो वो 1 जनवरी 2015 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 2018 के एशियाई खेलों में ध्वजवाहक कौन था। 2018 के एशियाई खेलों की बात की जाए तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर था वो नीरज चोपड़ा आपका राइट आंसर था। यानी नीरज चोपड़ा ने 2018 एशियाई खेलों में भारत के लिए उद्घाटन समारोह में यहाँ पर ध्वजवाहक रहे थे। तो उद्घाटन समारोह में नीरज चोपड़ा 2018 के एशियाई खेलों में ध्वजवाहक थे। वहीं अगर आपके राष्ट्रमंडल खेलों की बात की जाए कि राष्ट्रमंडल खेल जो 2018 के थे उसमें आपका उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन था, तो वो वहाँ पर रानी रामपाल आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि आपके राष्ट्रमंडल खेलों में रही थी। तो ये दोनों ही क्वेश्चन थोड़े आपके मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में, इससे पहले भी जो एग्जाम हुए उनमें मोस्टली यहाँ पर पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका कौन थी। तो रजिया सुल्तान इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी रजिया अलविन का जन्म 1205 में हुआ था। उनका शाही नाम जलालत उद दीन रजिया था, लेकिन उन्हें रजिया सुल्तान के नाम या रजिया सुल्ताना के नाम के रूप में जाना जाता था। वह भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान बनी हुई थी, जो कि आपकी इल्तुतमिश की बेटी थी। और इल्तुतमिश गुलाम वंश के संस्थापक थे और गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जिसका स्थापना की हुई थी। और आपका कुतुब मीनार का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाया था। तो गुलाम वंश से ये लोग संबंधित है। और दिल्ली सल्तनत में 5 वंश आपके चले हुए हैं। पहला आपका गुलाम वंश था जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की हुई थी। आगे देखेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को देखने से पहले जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको वीडियो को लाइक सबसे पहले करना है, क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते। इतना इससे क्या होता है कि आप लाइक करते हो तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तो सबसे पहले आपको लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हर एग्जाम से रिलेटेड एनालिसिस यहाँ पर आपको मिलता रहता है। आप देखेंगे
देखेंगे तो आपको हर एग्ज़ाम से रिलेटेड बनी हुई प्लेलिस्ट यहाँ पर मिल जाएंगी। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जिससे आपको जुड़ जाना है। वहाँ पर जुड़ने के बाद आपको इन सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ और बाकी सारी अपडेट मिलती रहेंगी। तो आई होप आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा। तो चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन में अपने। क्वेश्चन ये था कि कुल्लू को मनाली से जोड़ने वाला या अलग करने वाला जो दर्रा है वो कौन सा है? तो रोहतांग दर्रा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में कुल्लू घाटी और लाहौद की स्पीति घाटियों के बीच आपका 3980 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक हिमालय का दर्रा है। यह हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी के पूर्वी भाग में मनाली से आपका 51 किलोमीटर दूर है। तो रोहतांग दर्रा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कुल्लू को मनाली से जोड़ता है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट था कि पीवी सिंधु ने राष्ट्रमंडल खेल में कौन सा पदक जीता हुआ? तो राष्ट्रमंडल खेल जो आपके अभी 2022 में हुए हैं, जो कि आपके 22वें नंबर के, तो 2022 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं, अगस्त में आयोजन हुआ था जिनका, उसमें पूछा गया था कि पीवी सिंधु ने कौन सा पदक जीता हुआ था। पीवी सिंधु ने राष्ट्रमंडल 2022 जो आपका राष्ट्रमंडल खेल था उसमें 2022 में महिला एकल बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता हुआ है। तो इनका जो खेल है आपका बैडमिंटन है, जो कि महिला एकल में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक यहाँ पर राइट आंसर था। इसी के साथ वह कॉमनवेल्थ में तीनों रंग की पदक जीतने वाली पहली भारतीय शटलर बन गई है। यानी इससे पहले कॉमनवेल्थ में कांस्य और ब्रॉन्ज ये जीत चुकी, तो तीनों आपके रंग के यहाँ पर मेडल जीतने वाली महिला भारतीय बन गई, जो कि पहली महिला आपकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक ये आया हुआ था कि द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना कितने वर्षों पहले बनी थी या कब बनी हुई थी? ऐसे ऐसा कुछ रिलेटेड आपका पूछा गया था कि कब बनी हुई थी या कितने वर्षों पहले बनी हुई थी। तो 2400 ईसा पूर्व आई थिंक आपका ऑप्शन दिया हुआ था वहाँ पर, जो पता चला है कि 2400 ईसा पूर्व था। तो लगभग 42 आपका 2242 ईसा पूर्व आपका यहाँ पर दिया हुआ था। तो 2000 किलोमीटर से भी अधिक लंबाई की आपकी जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, इसकी लंबाई जो है आपकी वो 20,000 किलोमीटर से भी आपकी यहाँ पर अधिक है। लगातार चीनी साम्राज्यों के महान सैन्य आपके रक्षा परियोजना के रूप में देश की उत्तरी सीमा पर 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 17वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक महान दीवार का निर्माण किया गया था। आप समझ सकते हैं कि आपका 3री शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होता है और आपकी 17वीं शताब्दी ईस्वी तक आपका कार्य इसका हुआ था। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि माणिक लाल किससे संबंधित है? जो माणिक लाल वर्मा है, तो माणिक लाल वर्मा ऐतिहासिक बिजोलिया आंदोलन से संबंधित है। तो बिजोलिया आंदोलन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसके अग्रणी नेता थे। 1965 में उन्हें पद्म भूषण मिला था। वह उस समय मेवाड़ रियासत के प्रधानमंत्री थे। तो माणिक लाल पूछे गए थे, जो कि आपके बिजोलिया आंदोलन से यहाँ पर संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया हुआ था कि 2022 में भारत का जीडीपी में क्या स्थान था? तो अगर भारत में जीडीपी के स्थान की बात करें क्या था, तो हाल में ये आपकी जारी रिपोर्ट जीडीपी ग्रोथ बाय कंट्री जो आपकी एक रिपोर्ट आई हुई थी, जिसमें 2022 के बारे में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी है। तो 5वीं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपकी 2022 में 5वीं सबसे बड़ी जीडीपी भारत में, यानी कि 5वां नंबर आपका आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 2022 में अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन था? तो ये क्वेश्चन भी आपका कई बार रिपीटेड है। 16वें कभी 15वें आपसे पूछ लिया जाता है कि अटॉर्नी ऑफ जनरल कौन है। तो ये पूछा गया था कि 2022 में भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ कौन था? तो वहाँ पर आपको ऑप्शन देखने थे अगर क्वेश्चन इसी तरह से पूछा गया था, क्योंकि 2022 में ही चेंज हुए थे। तो 2022 में आपके 15वें भी होंगे और 16वें भी होंगे। तो अगर बात करें करंट में, तो जो आर वेंकट रमणी है, करंट में आर वेंकट रमणी भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल है, जिन्हें कि आपका 1 अक्टूबर 2022 से आपके 16वें अटॉर्नी जनरल ऑफ के रूप में आपके कार्यकाल इनका शुरू हुआ है। तो इनका आपका जो शुरू हुआ है आर वेंकट रमणी का 1 अक्टूबर 2022 से, जो कि 16वें नंबर के हैं। इससे पहले बात करें तो के वेणुगोपाल आपका राइट आंसर था, जो कि 15वें नंबर के थे। तो इन्हीं में से आपको एक ऑप्शन दिया होगा, ये आपको 15वें या 16वें पूछा गया होगा। तो के वेणुगोपाल 15वें नंबर के आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया थे, जिन्हें कि आपका 30 सितंबर तक हटा दिया गया था। उसके बाद 1 अक्टूबर 2022 से आर वेंकटरमणि 16वें नंबर के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बने हुए। अगर पहले बात करें तो भारत के पहले अटॉर्नी ऑफ जनरल MC शीतलवाड़ रहे थे। तो MC शीतलवाड़ ये भारत के पहले अटॉर्नी ऑफ जनरल, जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यहाँ पर रहे हुए थे। नेक्स्ट आगे देखेंगे क्वेश्चन।
नेक्स्ट एक आपका कुछ झारखंड से रिलेटेड यहाँ पर घाटी पूछ ली गई थी कि झारखंड से रिलेटेड घाटी आपकी कौन सी है। तो झारखंड में आपकी एक पतरातू घाटी है, तो अगर इससे रिलेटेड कुछ अलग क्वेश्चन आया तो आपको वो भी बता देना है। तो झारखंड में पतरातू घाटी है जो बेहद खूबसूरत और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर है। इस घाटी की सुंदरता नैनीताल और मनाली से आपकी यहाँ पर कंपेयर करी जा सकती है की तरह है, और यहाँ आप प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। पर पतरातू घाटी जो है आपके रामगढ़, झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित है। तो पतरातू जो घाटी ये आपके झारखंड जिले में स्थित है, रामगढ़ जिले में झारखंड के स्थित है। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया हुआ था कि हाल में जो आपके 36वें राष्ट्रीय खेल हुए हैं, 36वें जो राष्ट्रीय खेल का आयोजन हुआ है उसमें से योगासन में किसने स्वर्ण पदक जीता हुआ था। योगासन में अगर स्वर्ण पदक की बात करें तो गोल्ड जीतने वाली पहली जो एथलीट बनी वो पूजा पटेल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जिन्होंने योगासन में आपके 36वें राष्ट्रीय खेल में गोल्ड मेडल जीता हुआ है। 36वें राष्ट्रीय खेलों में गुजरात की पूजा पटेल ने जीता हुआ है, तो गुजरात से आपके संबंधित हैं और योगासन में स्वर्ण जीतने वाली पहली खिलाड़ी बनी हुई। इस बार राष्ट्रीय खेलों में जो 5 नए खेल शामिल किए गए थे उनमें से एक योगासन था। तो ये भी क्वेश्चन आपको मोस्टली याद रखना है कि कौन से खेल आपके 36वें राष्ट्रीय खेल में नए शामिल किए गए। तो 5 खेल आपके शामिल किए गए थे, जिनमें कि एक आपका योगासन भी है। एक इस भारतीय स्वदेशी खेल ने इस साल की शुरुआत में ही खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में अपनी शुरुआत कर दी। तो यहाँ पर आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में भी आपका योगासन यहाँ पर होने लगा है। बाकी आपका राष्ट्रीय खेल में यहाँ पर शामिल किया ही गया था। जलदूत एप्लीकेशन है, क्या मापने के लिए लॉन्च किया गया था। तो आपको बता दें जलदूत एप्लीकेशन सितंबर 2022 में सरकार ने जलदूत ऐप को लॉन्च किया था, जो कि देश भर में गिरते भूजल के स्तर की समस्या से निपटने के लिए मदद करेगा। इसका मकसद देश के गांव में गिरते जल स्तर का पता लगाना है, जिससे पानी की समस्या को दूर किया जा सके। तो आपके ऑप्शन में गिरते हुए जल स्तर का पता लगाने का दिया गया होगा, तो वही बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जलदूत एप्लीकेशन कब लॉन्च किया गया था, तो सितंबर 2022 में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हमारा कि डेविस कप है जो कि किस खेल से संबंधित है। तो डेविस कप की बात करेंगे दोस्तों, तो डेविस कप दुनिया भर में पुरुषों की टेनिस टीम का मुख्य कार्यक्रम है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर टेनिस हो जाएगा। एक टेनिस, एक टेबल टेनिस, दोनों आपका अलग अलग खेल है। तो टेनिस आपका होगा, टेबल टेनिस नहीं होगा। ठीक है, ये आपका अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ITF और कॉस्मोस होल्डिंग द्वारा प्रशासित किया जाता है, और प्रत्येक कोष विरोधी देशों की टीम के बीच नॉकआउट प्रारूप में खेला जाता है। ठीक है, इसके अलावा प्रवर्तकों ने इसे विश्व टेनिस कप के रूप में वर्णित किया है, और विजेताओं को विश्व चैंपियंस टीम के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसके अलावा और कुछ ट्रॉफियां हैं और खेल है जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है आपका डेविस कप, जो कि आज के सेशन में पूछा गया था आपका टेनिस के लिए, पुरुष के लिए। इसके अलावा एक है आपका फेड कप, जो कि आपका टेनिस के लिए ही है लेकिन महिला के लिए है। ठीक है, अगला है दोस्तों आपका वेटमैन कप, जो कि दोस्तों आपका टेनिस के लिए, ये भी आपका महिला के लिए है। इसके अलावा मर्देका कप आपके फुटबॉल के लिए है। एक है दोस्तों आपका राइडर कप, जो कि आपका गोल्फ पुरुष के श्रेणी के लिए कप है। एक है आपका सोलहेम कप, वो आपका गोल्फ महिला के लिए है। वाकर कप आपका गोल्फ से संबंधित है। थॉमस कप जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका पुरुष बैडमिंटन के लिए है। उबेर कप महिला बैडमिंटन के लिए है। सुधीर रमन कप बैडमिंटन के लिए ही है। स्वेथलिंग कप आपका टेबल टेनिस पुरुष के लिए है। कार्बोलिनो कप आपका टेबल टेनिस महिला के लिए है। सुल्तान अजलान शाह कप वो आपका हॉकी खेल के लिए है, पुरुष श्रेणी के लिए। तो ये सभी कप है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके आज का डेविस कप आया था, जो कि आपका टेनिस से संबंधित था। एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था, कालबेलिया नृत्य है जो कि किस राज्य से संबंधित है। तो कालबेलिया की बात करेंगे तो राजस्थान में मुख्य रूप से कालबेलिया समुदाय के द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। तो आपका इसका राइट आंसर राजस्थान हो जाएगा। इसके अलावा सपेरा नृत्य या स्नेक चामन नृत्य इसे ही कहा जाता है। इसके अलावा इसे 2010 में यूनेस्को की मानवता की अमृत सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था। इसके अलावा कुछ महाराष्ट्र के नृत्य देखें तो आपके एक देखिए लावनी है, एक आपका धनगरी गजा है, लोक नृत्य है, कोली नृत्य है, तमाशा, ये सभी नृत्य आपके महाराष्ट्र से संबंधित है। इसके अलावा केरल के नृत्य में देखें तो कथकली के बाद आपका मोहिनीअट्टम, थिरुक्कली, चक्याकुथु, ये सब दोस्तों आपके कहाँ के हैं तो केरल के लोक नृत्य थे। इसके अलावा गुजरात के लोक नृत्य में देखें तो दांडिया रास, गरबा, टिप्पणी, पधार आदि आपके गुजरात के नृत्य के प्रकार हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था, जापानी फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2022 का विजेता कौन है या किसने जीता है। तो इसका राइट आंसर आपका मैक्स वर्स्टापेन है, आपको राइट आंसर हो जाएगा। वर्स्टापेन ने लगातार दूसरी बार फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियंस का खिताब है जो कि अपने नाम किया है। जापानी ग्रैंड प्रिक्स के रूप में ये सत्र में उनकी 12वीं जीत है। वर्स्टापेन
चैंपियन 2 या 2 से अधिक बार विश्व चैंपियन बनने वाले 17वें खिलाड़ी हैं। इसके अलावा फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियंस का खिताब सर्वाधिक 7 बार माइकल शूमाकर और लुइस हैमिल्टन ने आपका जीता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका वर्स्टापेन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था डैश एक प्राचीन मार्शल आर्ट है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों आपका कलरियापट्टू आपका राइट आंसर हो जाएगा। कलरियापट्टू भारतीय मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति केरल में हुआ था। इसे भारत के अलावा दुनिया के सबसे पुराने मार्शल आर्ट में से माना जाता है। काफ़ी लोगों को मानना है कि कलरियापट्टू ही दुनिया के सभी मार्शल आर्ट्स की जननी है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कलरियापट्टू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक गेंद में 3000 इकाई संवेग है, यदि वेग को दोगुना कर दिया जाए तो गेंद का नया संवेग क्या होगा? तो इसका आंसर आप लोग निकाल लीजिएगा। देखिए, वेग दुगुना अगर कर दिया जाएगा तो संवेग 2 गुना और गतिज ऊर्जा आपका 4 गुना हो जाएगा। तो आपका वेग दुगुना कर दिया गया था तो 3000 इकाई था, तो 3000 2 गुना आपका 6000 इसका नया संवेग हो जाएगा, तो 6000 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी किसके द्वारा लिखा गया था? तो दुर्गेश नंदिनी के लेखक आपके बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। 1865 में ये लिखा गया पहला उपन्यास था उनका। इसके अतिरिक्त उन्होंने आनंद मठ, राजसिंह, बृहपक्ष जैसे उपन्यास लिखकर बांग्ला साहित्य को नई दिशा दिया है। दुर्गेश नंदिनी किस भाषा में लिखा गया था? तो बांग्ला भाषा में ही लिखा गया था। इसके अलावा आनंद मठ की बात करें तो ये आपके बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया है। हमारा जो राष्ट्रीय गीत है इसी से लिया गया है, आनंद मठ पुस्तक से ही। अगला क्वेश्चन पूछा गया था विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार आपसे पूछा गया था, तो ये आपका तिब्बत का पठार हो जाएगा, जो कि आपका तकरीबन 5000 मीटर ऊंचा है, जो कि उत्तर में कुनलुन व दक्षिण में हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है। इसके अलावा विश्व का सबसे ऊंचा पठार आपका तिब्बत का पठार पूर्वी एशिया में स्थित है। इसके अलावा अगला है आपका दक्कन का पठार, जो कि दोस्तों जिसे विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। ये भारत का विशालतम पठार है, तो भारत का सबसे ऊंचा पठार आपका दक्कन का पठार हो जाएगा। इसके अलावा दक्षिण भारत का मुख्य भूभाग इसी पठार पर स्थित है। यह पठार आपका त्रिभुजाकार है। ठीक है, विश्व का सबसे छोटा पठार पूछेगा तो आपका राइट आंसर छोटा नागपुर का पठार हो जाएगा, विश्व का सबसे छोटा पठार। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भारत की सबसे ऊंची चोटी शिखर कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, जो कि आपका 8586 मीटर ऊंची है। यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। साथ ही साथ विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। इसके अलावा है अगला आपका नंदा देवी चोटी, जो कि आपका 7816 मीटर ऊंचा है। यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसमें सबसे अधिक ऊंचाइयों वाला वनस्पतियाँ और जीव जंतु पाए जाते हैं। यह पूरी चोटी भारत में ही स्थित है। इसके अलावा है अगला आपका कामेट चोटी, जो कि आपका 7756 मीटर ऊंचा है। यह भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और यह तिब्बत के पठार के पास ही स्थित है। एक क्वेश्चन पूछा गया था पूर्वी तट का क्षेत्रीय नाम इनमें से कौन नहीं है? तो पूर्वी तट का जो क्षेत्रीय नाम है दोस्तों आपका उड़ीसा में इसे उत्कल तट और तमिलनाडु में दोस्तों आपका कोरोमंडल तट या पायन तट घाट कहा जाता है। तो आपका एक तमिलनाडु तट दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। तमिलनाडु तट इसका नाम नहीं है, तमिलनाडु में आपका कोरोमंडल तट के नाम से इसे जाना जाता है। एक ऑप्शन में आपका मालाबार तट था, मालाबार, उत्कल और कोरोमंडल ये आपका पूर्वी तट का क्षेत्रीय नाम है। पश्चिमी तट के क्षेत्रीय नाम देखें तो कोंकण तट, महाराष्ट्र तट, गोवा तट, मालाबार तट, केरल और कर्नाटक तट इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूर्वी तट का क्षेत्रीय नाम दोस्तों आपका मालाबार तट इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, मालाबार तट आपका पश्चिमी तट का क्षेत्रीय नाम है, ना कि पूर्वी तट का। इसके अलावा भारत के पूर्वी घाट को दोस्तों कोरोमंडल तट भी कहा जाता है। ठीक है, तो पूर्वी तट का क्षेत्रीय नाम आपका तमिलनाडु तट, कोरोमंडल तट और उत्कल तट हो जाएगा। मालाबार तट इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका पश्चिमी तट का क्षेत्रीय नाम है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आयुध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो आयुध अधिनियम की बात करेंगे दोस्तों तो ये आपका 1959 में पारित किया गया था। यह अधिनियम आयुध अधिनियम 1959 के नाम से जाना जाता है। आयुध अधिनियम की बात करेंगे तो ये नियम में संशोधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य खिलाड़ियों द्वारा रखे जाने वाले अग्नायुद्धों की संख्या में वृद्धि करना। आयुध अधिनियम 1959 में देश के भीतर हथियारों को गैर कानूनी संग्रह को रोकने के लिए लाया गया था। ज्ञात रहे कि 1959 के इस अधिनियम में व्याप्त खामियों को दूर करने के लिए सरकार ने दिसंबर 2019 में आयुध संशोधन अधिनियम 2019 पारित किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र ठोस यंत्र है? तो दोस्तों आपको बता दें भारत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार संगीत वाद्य यंत्र के 4 वर्ग हैं। पहला तो है आपका तत् या ततुवाद्य, जो कि आपका तारयुक्त होता है। दूसरा है अवनद्धवाद्य, ढोल या नगारा जिसे कहते हैं। एक आपका है घनवाद्य, जिसे कि घंटिया, सांझ, घड़ताल से संबंधित है। एक है आपका सुशिरवाद्य, जो कि वायु से बजने वाले वाद्य यंत्र होते हैं। तो आपका ठोस वाद्य यंत्र पूछा गया था, जो कि आपका घन वाद्य आपका राइट आंसर हो जाएगा। घन वाद्य ठोस वाद्य यंत्रों की शैली है जिसमें एक ट्यूनिंग की आवश्यकता नहीं होता है। उन्हें इडियोफोन यंत्र भी कहा जाता है। घन वाद्य के उदाहरण है मंजीरा, जल तरंग, कच्छ तरंग, जहाज, घड़तल आदि। इसके अलावा
तार वाले वाद्य यंत्र है जहाँ पर ध्वनि के तार के कंपन से उत्पन्न होता है, जैसे बीना सितार है। एक है आपका सुशीलवाद या पवन वाद्य यंत्रों में एक खोखले समय फूंकने से ध्वनि उत्पन्न होता है, जैसे कि आपका बांसुरी, शहनाई, पुंगी। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा आपका स्थल है, तो इसका राइट आंसर आपका हड़प्पा ऑप्शन में दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा की बात करेंगे तो यह स्थल आपके वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। यह सबसे पहले उत्खनन कार्य किया गया था, ये रवि नदी के तट पर स्थित है। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल आपका हड़प्पा ही था। सिंधु सभ्यता का हड़प्पा स्थल ही सबसे पहले खोजा गया था। सबसे बड़ा स्थल आपका मोहनजोदड़ो था। भारत में सबसे बड़ा स्थल आपका राखीगढ़ी है। इसके अलावा उसका हड़प्पा सभ्यता का बंदरगाह आपका लोथल है, जो कि गुजरात में स्थित है। इसके अलावा लोथल भोगवा नदी के किनारे है। एक आपका धोलावीरा, जो कि 40वां यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है, वह भी आपका गुजरात में है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अजीज़ खुमार की नियुक्ति किसके द्वारा किया गया था। अजीज़ खुमार, जिससे कि दोस्तों आपका शराब बनाने वाला या बेचने वाला के लिए नियुक्त किया गया था। तो ये दोस्तों आपका सुल्तान मोहम्मद तुगलक के द्वारा नियुक्त किया गया था। तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने अजीज़ खुमार नामक कलाल, या कि शराब बनाने वाले या बेचने वाले, फिरोज हजाज नामक नाई, मनका तबाक नामक बावर्जी और लद्दा दरपीरा नामक मलियों को उच्च प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। ठीक है, तो आपको बता दें ये आपका शराब बनाने वाला का नाम अजीज़ खुमार था, लेकिन अगर नाई पूछेगा तो फिरोज हजमाक नामक नाई, और आपका बावर्ची पूछेगा तो आपका मनका तबाक नामक बावर्जी, और आपका लड्डा तथा पीरा नामक मालियों को उच्च प्रशासनिक पदों पर बैठा था। मालियों को जो काम करता था वो आपका लड्डा या पीरा कहलाता था। ये लोग सुल्तान के चापलूस करके बड़े पदों पर आए थे। इनके अंदर बड़े पद पाने की योग्यताएं नहीं थी, इसलिए इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने इस नियुक्ति को उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेक के नाश और शासन करने में क्षमता के उदाहरण के रूप में व्यक्त किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था श्रेष्ठा का, ये जो आपका श्रेष्ठा है, श्रेष्ठा के लिए विश्व बैंक ने किस राज्य को 350 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर है जो कि दिया था। तो विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक ने गुजरात को 350 मिलियन डॉलर यानी कि 2832 करोड़ रुपए से अधिक की लोन की मंजूरी दी थी। तो आपका गुजरात राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राज्य सरकार ने इसे सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने पर इस्तेमाल करेगा। यह विशेष रूप से किशोर, लड़कियों और रोग निगरानी पर खर्च किया जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था अनुच्छेद जो 50 से किससे संबंधित है। तो कार्यपालिका से न्यायपालिका का जो पृथककरण है आपका अनुच्छेद 50 से संबंधित है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, अनुच्छेद 50 के अनुसार राज्य को न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलगाव सुनिश्चित कराना और संघीय कानून बनाकर इस उद्देश्य को प्राप्त कर लिया गया है। ठीक है, तो आपका कार्यपालिका से न्यायपालिका अलग करना आपका अनुच्छेद 50 राइट आंसर हो जाएगा। गया था कि अक्टूबर 2022 में चंद्रयान 2 ने किस पदार्थ की बहुतायत का पता लगाया है। तो आपका चंद्रयान 2 ने स्पेक्ट्रोमीटर ने पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की प्रचुरता का मानचित्रण किया है। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर दोस्तों आपका सोडियम हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान जैसे कि इसरो के अनुसार चंद्रयान 2 ने ऑर्बिटर पर एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर क्लास ने पहली बार चंद्रमा पर सोडियम की बहुतायत को मैप किया है। इसके अलावा चंद्रयान 1 एक्सरे फ्लोरेंस स्पेक्ट्रोमीटर ने एक्सरे पर अपनी विद्युत रेखा से सोडियम का पता लगाया था, जिससे चंद्रमा पर सोडियम की मात्रा की मैपिंग की संभावनाएं जो कि खुल गया था। तो आपका राइट आंसर आपका सोडियम हो जाएगा। क्या था कि MPI के अनुसार विश्व में सबसे गरीब लोग किस देश में रहते हैं। तो दुनिया भर में सबसे ज़्यादा 22.8 करोड़ लोग गरीब भारत में हैं। तो इसका राइट आंसर आपका भारत हो जाएगा। इसके बाद आपका नाइजीरिया में 9.86 करोड़ गरीब है। ठीक है, तो आपका भारत पहला, नाइजीरिया दूसरा। इनमें से 2/3 लोग ऐसे घरों में रहते हैं जिससे कम एक व्यक्ति पोषण से वंचित है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत। एक क्वेश्चन पूछा गया था अम्बाला से सुंदरवन तक ढाल कितना मीटर है। तो इसका ऊंचाई आपका 264 मीटर यानी कि 866 फीट है। तो आपका 264 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अम्बाला नगर सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक पर स्थित है। अम्बाला से सुंदरवन तक मैदान की जो लंबाई है आपका 1800 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था रिवर्स रेपो रेट क्या है। तो रिवर्स रेपो रेट की बात करेंगे दोस्तों, तो वह दर है जिस पर भारतीय कमर्शियल बैंक यानी RBI को पैसा उधार देता है। यह द्विमासिक बैठक में मौद्रिक नीति समिति के द्वारा तय किया गया दर है। कमर्शियल बैंक को पैसा उधार देने का कारण यह है कि बदले में RBI उन्हें अधिशेष धन पर आकर्षक ब्याज देता है। रिवर्स रेपो रेट और मुद्रा आपूर्ति मनी सप्लाई के बीच अप्रत्यक्ष संबंध है। यदि रिवर्स रेपो रेट दर घटती है तो धन की आपूर्ति है जो कि बढ़ जाती है। ठीक है, इसके विलोमतः आपका एक रेपो रेट होता है। रेपो रेट आपका पुनः खरीद विकल्प से बना है। यह वह मूल्य है जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नकदी की कमी की स्थिति में कमर्शियल बैंकों को
पैसा उधार देता है। साथ ही मुद्रास्फीति को रोकने के लिए इसी दर का इस्तेमाल किया जाता है। यदि मुद्रास्फीति की स्थिति है तो RBI रेपो दर बढ़ा देता है। इसलिए कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से पैसा लेने से बचते हैं। ऐसे में अगर यदि कमर्शियल बैंक केंद्रीय बैंकों से पैसा नहीं लेंगे तो अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को कम हो जाएगी और मुद्रास्फीति को नियंत्रित किया जा सकता है। हालांकि देश में महंगाई नहीं होने पर इसके विपरीत रुख अपनाया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, PMJY 2018 किस लिए शुरू किया गया था? तो आयुष्मान भारत योजना या भारत जन आरोग्य योजना भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है जिसे 23 सितंबर 2018 को पूरे भारत में लागू किया गया था। 2018 के बजट सत्र में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस योजना का घोषणा किया था। इस योजना का जो उद्देश्य था आर्थिक रूप से कमजोर BPL धारक को स्वास्थ्य बीमा मुहैया कराना था। ठीक है, तो आपका राइट आंसर स्वास्थ्य बीमा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, डेटा ट्रांसमिशन किस मोड से संबंधित कोई प्रश्न आपसे पूछा गया था। तब इसका जो आपका फैक्ट वो देखिए कि जब डिवाइसों के मध्य डाटा का ट्रांसमिशन दोनों दिशाओं के एक साथ एक ही समय पॉसिबल होता है तो ट्रांसमिशन मोड को फुल डुप्लेक्स ट्रांसमीटर मोड कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर टेलीफोन मोबाइल एक ऐसा डिवाइस है जिसे माध्यम से एक साथ एक ही समय में दोनों दिशाओं में कम्युनिकेशन होता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था की सर्किट बोर्ड से रिलेटेड कि कौन सा आपका की सर्किट बोर्ड है। तो आपका मदरबोर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। मदरबोर्ड कंप्यूटर का मुख्य सर्किट है जिससे इसे सिस्टम बोर्ड या लॉजिक बोर्ड भी कहा जाता है। यह भारत के सभी परिधियों उपकरणों के बीच संबंध रखता है, अनुमति देता है। इसके अलावा ये CPU और मेमोरी के बीच कनेक्टर के रूप में भी काम करता है। इसका एक सब सिस्टम है जिसे सेंट्रल प्रोसेसर कहा जाता है। पूछा गया था कि डैश किरण परावर्तित किरण से अविलंब पृष्ठ कोण बनाता है। तो परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बनने वाले जो कोण होते हैं उसे परावर्तन कोण कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन परावर्तन कोण हो जाएगा। ऑप्शन में विसरण कोण अपवर्तन कोण दिया गया था तो आपका राइट आंसर परावर्तन कोण हो जाएगा। ठीक है, कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित या पेश किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका 1784 इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, 1784 में आपका पिट्स इंडिया एक्ट को है जो कि पेश किया गया था। इसका जो नाम है ब्रिटिश जो प्रधानमंत्री थे विलियम पिट द यंगर के नाम पर रखा गया था। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 भी कहा जाता है। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की खामियों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। ठीक है, आपको मालूम होगा 1773 में आपका एक रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसी में कुछ खामियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट को लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट आपका रेगुलेट करने के लिए लाया गया था। ठीक है, चलिए अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था अस्पृश्यता का अंत है जो कि किस अनुच्छेद से संबंधित है। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता के अंत की बात करेंगे दोस्तों तो अस्पृश्यता का जो अंत है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 से संबंधित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका अनुच्छेद 17 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और अन्य महत्वपूर्ण आपके जो अनुच्छेद हैं, पहला है अनुच्छेद 15 जो कि दोस्तों आपका जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव से संबंधित है। इसके अलावा अनुच्छेद 18 आपका उपाधियों का अंत से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 19 आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित आपके अनुच्छेद हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 20 आपके अपराधियों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सेक्शन से संबंधित अनुच्छेद है। और आपका अनुच्छेद 21 आपका जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता के सेक्शन से संबंधित अनुच्छेद है। इसके अलावा अनुच्छेद 16 आपका छूट गया है जो कि दोस्तों आपका लोक नियोजन से संबंधित अनुच्छेद है। इसके अलावा अनुच्छेद 14 दोस्तों आप क्या है ये लोग आप लोग कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था विजय हजारे ट्रॉफी जो कि किस फॉर्मेट का खेल है। तो विजय हजारे ट्रॉफी को रणजी वनडे ट्रॉफी के रूप में जाना जाता है। वनडे ट्रॉफी, तो वनडे का मतलब दोस्तों आप लोग समझ गए होंगे कि ये पक्का 50 ओवर का खेल होगा। तो ऑप्शन में आपका 50 ओवर दिया गया था जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। T20 आपका 20 ओवर का खेला जाता है, वनडे आपका 50 ओवर का खेला जाता है। तो ये आपका वनडे फॉर्मेट में ही रणजी विजय हजारे ट्रॉफी जो कि खेला जाता है। ठीक है, इसे आपका 2002 या 2003 में सीमित ओवर क्रिकेट की घरेलू प्रतियोगिता के रूप में शुरू किया गया था। विजय हजारे एक प्रसिद्ध भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्होंने 1951 और 53 के बीच भारत के लिए खेला था। इसके अलावा तमिलनाडु 5 बार ट्रॉफी जीतने वाली सबसे सफल टीम है। और हिमाचल प्रदेश 2021 में विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। ठीक है, 2021 में आपका हिमाचल प्रदेश जीती है। चलिए क्रिकेट से जुड़ी कुछ अन्य ट्रॉफियां हैं वो उसको देख लेते हैं। आपका है विजय हजारे ट्रॉफी, गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी, विजडन ट्रॉफी, दलीप ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी। ये सभी ट्रॉफियां आपके क्रिकेट से संबंधित हैं। इसके अलावा फुटबॉल से संबंधित कुछ ट्रॉफियां हैं। दुरंत कप है, फेडरेशन कप है, संतोष ट्रॉफी है, सुब्रतो कप है, आई लीग है, इंडियन सुपर लीग है।
इसके अलावा हॉकी से संबंधित भी कुछ महत्वपूर्ण ट्रॉफियां हैं, जैसे कि आगा खां कप है, ध्यानचंद ट्रॉफी है, सुल्तान अजलान शाह कप है, रंगास्वामी कप है। इसके अलावा आपका बैडमिंटन से संबंधित कुछ ट्रॉफियां हैं, जैसे कि थॉमस कप है, अग्रवाल कप है, चड्डा कप है और दीवान कप है। आपका थर्ड शिफ्ट में आपका आया था, क्वेश्चन आया था आपका डेविस कप किस खेल से संबंधित है, तो ये आपका लॉन टेनिस उसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपका 2022 एशिया कप का रनअप टीम मतलब कि उप विजेता कौन रही थी। तो 2022 का एशिया कप का जो उप विजेता टीम आपका पाकिस्तान रहा था और आपका विजेता कौन रहा था, तो वो आपका श्रीलंका रहा था। 2022 की क्रिकेट एशिया कप से संबंधित कुछ प्रश्न हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो कि आने की संभावना है। पहला तो है कि 2022 में क्रिकेट एशिया कप का कौन सा संस्करण खेला गया, तो ये आपका 15वां संस्करण खेला गया था। इसके अलावा 2022 एशिया कप का टाइटल स्पॉन्सर क्या था, तो डीपी वर्ल्ड इसका टाइटल स्पॉन्सर था। इसके अलावा क्रिकेट एशिया कप 2022 का आयोजन है जो कि किस देश में किया गया, तो संयुक्त राज्य अमीरात में आपका किया गया था। अगला है एशिया कप 2022 में कुल कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था, 6 टीमों ने हिस्सा लिया था। अगला है आपका एशिया कप 2022 का फाइनल मैच किस स्टेडियम में खेला गया था, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया था। अगला एशिया कप 2022 का उप विजेता कौन रहा था, आपका पाकिस्तान रहा था, जो कि अभी के शिफ्ट में पूछा गया था। इसके अलावा सर्वाधिक बार एशिया कप जीतने का खिताब किसके नाम है, तो आपके हमारे देश भारत के नाम है। कितनी बार जीता है, तो भारत अब तक 7 बार जीता है, 1984 में, 88 में, 90, 91 में, 95 में, 10 में, 16 में और 18 में। इसके अलावा एशिया कप का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया था, 1984 में किया गया था। एशिया कप 2022 के फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला था, तो भानुका राजपक्सा को मिला था। एशिया कप 2022 में प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बने थे, तो आपका वानिंद्र हसरंगा बने थे। इसके अलावा है श्रीलंका ने अब तक कितनी बार एशिया कप खिताब जीता है, तो 6 बार अभी तक आपका एशिया कप का खिताब जीता है। इसके अलावा एशिया कप महिला की बात करेंगे तो इसको कौन जीता है, तो ये आपका जीता है, कौन जीता है, तो ये आपके इंडिया जीती है, ठीक है, महिला में। इसके अलावा उप विजेता कौन रहा है, तो श्रीलंका उप विजेता रहा है महिला में, लेकिन पुरुष में आपके उप विजेता श्रीलंका रहा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था हरनाथ सिंधु 2021 में कौन सा खिताब जीती है, तो हरनाथ सिंधु 21 साल बाद यूनिवर्स का खिताब भारत के सिर बंधा है। इससे पहले 2000 में भारत की लारा दत्ता ने मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया था। 2017 में हरनाथ ने मिस चंडीगढ़ का खिताब जीता है, लेकिन इस साल सितंबर 2021 में उन्होंने मिस डिवा यूनिवर्स इंडिया 2021 अपने नाम किया है, ठीक है। तो मिस यूनिवर्स का खिताब अपने नाम किया है आपके हरनाथ सिंधु ने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग नहीं दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है। तो आपका 29 जून को शायद आपका मनाया जाता है, तो आपका 29 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 29 जून देख लीजिएगा, मेरे ख्याल से तो आपका 29 जून ही होना चाहिए राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। एक आपका अगला है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना तो रंगराजन आयोग की सिफारिश पर किया गया था। इसकी स्थापना 1 जून 2022 के संकल्प के माध्यम से भारत सरकार ने राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSC की स्थापना आपका किया था, ठीक है। आपका शायद दिवस पूछा गया था, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, दिवस आपका 29 जून हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन देखिए पूछा गया था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी कि किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो आपके भारतीय मानक ब्यूरो द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS भारत में राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने वाली संस्था जो उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था कन्वर्जेशन ऑफ सॉलिड टू गैस इज कॉल्ड यानी कि ठोस का गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो ठोस से गैस का जो परिवर्तन है आपका ऊर्ध्वापातन कहा जाता है, जबकि व्युत्क्रम प्रक्रिया को निक्षेप कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा ऊर्ध्वपातन अन्य चरण परिवर्तन की तरह समतापीय है और गलन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा पदार्थ ठोस अवस्था से तरल अवस्था में बदलता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था लोह स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था, तो दिल्ली का जो लोह स्तंभ है आपका 41 सेंटीमीटर 16 इंच व्यास वाली 7.21 मीटर 23 फीट 8 इंच ऊंची संरचना है, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराया था, जिसका शासनकाल आपका 375 से 415 ईस्वी तक का था। अब ये कुतुब परिसर में स्थित है, दिल्ली में है, भारत के महरौली में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया था रात में पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए, तो दोस्तों आपको बता दें पेड़ों के द्वारा दिन के समय में ऑक्सीजन निकलने और कार्बन डाइऑक्साइड सोखने की प्रक्रिया चलती है, लेकिन रात के समय अधिकतम पेड़ों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकाला जाता है और ऑक्सीजन को ग्रहण किया जाता है। यही कारण है कि रात के समय पेड़ के नीचे न सोने की हिदायत दी जाती है।
एक क्वेश्चन पूछा गया था, मालवा में कौन सी नदी नहीं बहती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसका तो आंसर है जो कि मिल नहीं पाया है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। मालवा क्षेत्र में तो काली सिंध एक नदी है जो कि मालवा क्षेत्र में तो बहती है, लेकिन आपका मालवा में कौन सा नदी नहीं बहता, ये क्वेश्चन पूछा गया था। काली सिंध के अलावा चंबल नदी भी आपके बहती है, ठीक है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था, हीट द सेक का इडियम, ठीक है। हीट द सेक का इडियम हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आपका इंग्लिश का क्वेश्चन है, तो आप लोग डिस्कस है जो कि कर लीजिएगा, ठीक है।